नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के समय में जियोपॉलिटिक्स में कोई बड़ी घटना घटित हो और उसमें डोनाल्ड ट्रंप शामिल ना हो, ऐसा लगभग असंभव है। वेनेजुएला की कामयाबी के बाद जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल गया है और उसी ओवर कॉन्फिडेंस पे सवार होकर अब डोनाल्ड ट्रंप डायरेक्ट पुतिन से पंगा ले रहा है। अब तक तो क्या था कि प्रॉक्सीज का इस्तेमाल किया जाता था, उनके ऊपर हमला किया जाता था। वेनेजुएला है, ईरान है, गजा है, सीरिया है या यूक्रेन के माध्यम से पोक किया जाता था। इस बार डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हुई है रशिया और अमेरिका के बीच। दोनों देशों की नेवी आमने सामने आकर खड़ी हो गई। आपने हॉलीवुड मूवी में चेस सीक्वेंस देखा होगा कि एक आगे आगे भागता है, दूसरा पीछे पीछे भागता है और कभी वो आगे कभी वो पीछे, जो पूरा कार्यक्रम चलता है ना, यही चला अटलांटिक महासागर के अंदर। दोनों देशों की नेवी जिस तरीके से एक शिप को एक बचाने के लिए लगा हुआ था, एक पकड़ने के लिए लगा हुआ था, जो टॉम एंड जेरी का खेल होता है ना, आपने कार्टून देखा होगा टॉम एंड जेरी, बिल्कुल वैसा ही था। और लगभग ऑन द ब्रिंक ऑफ वॉर जैसी स्थिति आ गई थी। और दुनिया कितनी फ्रेजाइल है, कितनी आसानी से चीजें बिगड़ सकती है, यह उसका उदाहरण है। और एक और घटना घटित हुई कि किस तरीके से मात्र 6 घंटे के अंदर अंदर वेनेजुएला का 847 टन चांदी गायब हो गई। ये दोनों घटनाएं क्या एक दूसरे से कनेक्टेड है, शिप वाली और ये वाली? क्योंकि दोनों घटनाएं एक तारीख से कनेक्टेड हैं, 24 दिसंबर 2025। अब ये आइसोलेटेड भी हो सकती हैं और एक भी हो सकती हैं। इसी पे चर्चा होगी। क्या जो शिप थी उसके अंदर था क्या जिसके लिए इतना सारा लंबा कार्यक्रम किया गया? एक शिप है, उसका नाम है बेलावन। कोई बहुत अच्छी शिप नहीं है, बहुत पुरानी जर्जर सी, मतलब आप देखो क्या स्थिति उसकी हो गई है। यही है वो एक्चुअल शिप बेलावन। ये चलती है ईरान से। ये एक ऑयल टैंकर है, इससे ऑयल, और ये मतलब एक तरीके से अनफ्लैग्ड शिप है। इसके ऊपर कोई झंडा नहीं है, किसी देश का झंडा नहीं है, ना ये भारत की है, ना ईरान की है, ना अमेरिका की है, ना रशिया की, किसी की नहीं है। इंडिपेंडेंट फ्लीट है। और ये उसी तरीके से ये शेडो फ्लीट्स होती हैं कि भैया इनसे तेल निकाला जाता है क्योंकि आप सैंक्शंस हो जाएंगे वरना, बहुत सारे। तो सैंक्शन से बचने के लिए इस तरह की शेडो फ्लीट्स का इस्तेमाल किया जाता है। और ईरान से ही बहुत सारा तेल कभी चाइना, कभी कहीं ट्रांसपोर्ट करती थी। तो ये शेडो फ्लीट ईरान से चलती है 1 अगस्त को, और ये पहुंचती है वेनेजुएला और उसके पास, क्योंकि ये बहुत सारा तेल वेनेजुएला से भी सप्लाई करती थी। शेडो फ्लीट थी तो किसी के लिए भी काम कर सकती है, जो भी पैसा देगा उसके लिए। 24 दिसंबर को अचानक से जो कोस्ट गार्ड है अमेरिका के, वो इसको इंटरसेप्ट कर लेते हैं कैरेबियन वाटर्स में, वेनेजुएला के बहुत पास। और अचानक से ये शिप वहां से यूटर्न मारती है और सीधा रशिया की तरफ भागना शुरू कर देती है। और इसके पीछे पीछे, मतलब इतने पास तक आ गए अमेरिका के जो साजो सामान है, मात्र 800 मीटर, यानी कि बहुत ही पास, कि आप आसानी से देख सकते हैं कि भैया अमेरिका का जहाज उड़ रहा है या सबमरीन है, जो भी कार्यक्रम है, जो भी उसको पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उसके बहुत पास है। और वहां से वो शिप सीधा रशिया के मारमंस्क पोर्ट की तरफ चलना शुरू कर देती है। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है, जो अमेरिका है वो इसको पकड़ने का, इसको रोकने का प्रयास और तेजी से कर देती है। और ये क्या करती है, अचानक से अपने ट्रांसपोर्टर्स ऑफ कर देती है और सीधा 1 जनवरी के आसपास कहीं अटलांटिक सागर में, मतलब ये एक पकड़ से बाहर हो जाती है और 1 जनवरी के आसपास कहीं समुद्र में फिर से दिखाई देती है। और अमेरिका इस बार अपने कोस्ट गार्ड के साथ साथ P-8 पोसाइडन, अपने प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, उसके अलावा बहुत सारी चीजें, और कोस्ट गार्ड के कटर शिप्स जो होते हैं वो इसके पीछे लगा देते हैं कि भैया इसे पकड़ना है। और ये क्या करती है, उससे पहले ही, क्योंकि शेडो फ्लीट थी, किसी का झंडा नहीं था, तो बीच समुद्र में पेंट वेंट करके, सब ठीक ठाक करके, झंडा रशिया का लगा लेती है। और इसका नाम हो जाता है मराइनर। रशिया कहता है कि अब ये हमारी शिप है, क्योंकि ये हमारी शिप है, अब तुम इसे नहीं पकड़ सकते। क्योंकि जो इंटरनेशनल लॉज है समुद्र के अंदर, वो ये कहते हैं कि जिस शिप पर कोई किसी देश का झंडा है, तो वो शिप उस देश की प्रॉपर्टी है। मान लीजिए अमेरिका उसको पकड़ता है, उसके ऊपर लैंड होता है, तो एक तरीके से वो रशियन जो भूमि है, रशियन सोवरेन लैंड है, उसके ऊपर लैंड होता है, उसके कमांडोज वगैरह या कोई फोर्स होती है, तो वहां पर रशिया एक्शन लेने के लिए फिर स्वतंत्र है। लेकिन अमेरिका की जो 160th 160वीं स्पेशल ऑपरेशन एविएशन रेजिमेंट है,
वो इसके पीछे लगी होती है और धीरे धीरे ये पहुंचता पहुंचता ऊपर बिल्कुल बहुत पास पहुंचने वाला होता है, आइसलैंड के पास तक पहुंच जाता है। क्योंकि अमेरिका का इतना साजो सामान इसके पीछे लगा हुआ था, तो जो रशिया है वो भी अपनी सबमरीन्स, बहुत सारे शिप्स और ये सब कुछ इसके पीछे लगा देता है, एक तरीके से इसको शेडो करने के लिए। दो चीजें होती हैं, एस्कॉर्ट करना और शेडो करना। एस्कॉर्ट करने का मतलब ये है कि शिप जा रही है, हमने उसके बिल्कुल पास पास अपना सारा सामान लगा दिया और अब हम इसकी सिक्योरिटी कर रहे हैं, यानी आपने कोई एक्शन लिया तो इसका मतलब जो साथ में हमारी जो शिप्स चल रही हैं उन पर भी वो एक्शन है। ये होता है एस्कॉर्ट। एस्कॉर्ट नहीं कर रही थी, शेडो दे रही थी, कि यानी कि थोड़ा दूर दूर से कि हाँ हम हैं, प्रेजेंस को फील करा रहे थे। लेकिन अमेरिका ने ये कहा, क्योंकि जो हमारी फेडरल कोर्ट है, यूएस फेडरल कोर्ट है, उसने वारंट जारी कर दिया था उस रंगाई पुताई और झंडा लगने से पहले, तो भैया हम तो इसे कब्जा करेंगे। रशिया भी अपनी न्यूक्लियर पावर्ड BS-329 बेलगोरोड सबमरीन उतार देती है कि भैया इसे मत छू देना, और ये आगे आगे, अमेरिका वाले पीछे पीछे, ये कार्यक्रम चल रहा होता है। लेकिन जो 168 जो रेजिमेंट है, स्पेशल ऑपरेशंस की जो एविएशन रेजिमेंट, जो 168 स्पेशल ऑपरेशंस एविएशन रेजिमेंट है, वो इसके ऊपर लैंड होती है, इसको कब्जा कर लेती है और सीज करके अपने साथ ले जाती है। और रशिया एक लिमिट के बाद इसको बचा नहीं पाता, अब मतलब घर के बहुत पास पहुंचने वाली होती है, वहीं से कल आपको एक एपिसोड किया था ग्रीनलैंड के ऊपर, अमेरिका लेना चाहता है, उसके बहुत पास जाकर अमेरिका ने उसको कैप्चर किया। सोचिए अगर मान लो ग्रीनलैंड होता अमेरिका के पास, तो वहां पर भी वो नाका लगा सकते थे। तो कुल मिलाकर इस चूहे बिल्ली की खेल में फिलहाल जो डोनाल्ड ट्रंप है उसको फायदा होता दिखाई दिया और उसने शिप को कब्जा कर लिया। अब जो पुतिन है वो ये कह रहा है कि भैया ऐसा है, ये हमारी शिप थी, हमारी सोवरेन एक तरीके से लैंड थी, हमारी प्रॉपर्टी है, जो तुमने कब्जा किया है ना। पहली बात तो जो लोग उस पे है, जितने भी क्रू है, पहले तो उनके साथ ह्यूमन जैसा बिहेवियर होना चाहिए, इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से बिहेवियर होना चाहिए। और अब सवाल ये उठता है कि जो बेइज्जती हुई है एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा पुतिन की, जिस कॉन्फिडेंस, देखिए डोनाल्ड ट्रंप को क्या है ना, हमेशा जीत चाहिए। भारत पाकिस्तान में उसे वो जीत नहीं मिली, भारत कह देता तो उसे एक जीत हो जाती। ईरान वाले मैटर में भी ईरान की रिजीम अभी भी खड़ी है, वहां पर भी जीत नहीं मिलती। कंबोडिया थाईलैंड में भी नहीं मिलती, क्योंकि एक पक्ष कह देता भाई अभी भी कार्यक्रम चल रहा, कोई सीज फायर नहीं हुआ। हमास ने घुटने नहीं टेके, वहां पर भी जीत नहीं मिली। लेकिन वेनेजुएला में पहली विक्ट्री उसको हाथ लगी, और अब ये दूसरी विक्ट्री है जो उसको हाथ लगी है, कम से कम तात्कालिक रूप से आप इसे विक्ट्री मान सकते हैं। तो इसलिए यहां से अमेरिका अब अपना एक पावर प्रोजेक्शन दिखाना चाहेगा कि भैया देखो मेरी इतनी ताकत है कि अभी तक तो मैं प्रॉक्सीज को पीट रहा था, मैं अब डायरेक्ट रशिया पर भी हमला कर सकता हूं, रशिया की प्रॉपर्टी भी सीज कर सकता हूं, जब चाहूं, जैसे चाहूं, जहां चाहूं। यानी इंटरनेशनल लॉज जो हैं समुद्र के अंदर, अब मेरे जो फेडरल कोर्ट है, मेरा जो कानून है, मेरी जो कोस्ट गार्ड है, वो तय करेगी। अब क्योंकि इसे वॉर इसलिए नहीं माना जा सकता, वॉर लाइक एस्केलेशन इसलिए नहीं, बहुत उसके पास तक पहुंचा, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि कोई गोली नहीं चली। शेडो फ्लीट थी, बीच समुद्र में बदल दिया गया, तो बहुत सारी जो इफ्स एंड बट्स है ना, वो भी रशिया के साथ लगे हुए हैं। लेकिन कुल मिलाकर रशिया इसे प्रोटेक्ट नहीं कर सका। और उसके अलावा अब अमेरिका यह भी कह सकता है कि भैया अगर तुमने इन सेक्शंस को धता बताकर जो मैंने सैंक्शंस लगाए हैं उनको सीरियसली लेना, क्योंकि लगभग 16 शिप्स ब्रिक्स नेशन के वेनेजुएला के आसपास घूम रहे हैं। तो सीधा चेतावनी है कि भैया अगर रशिया का हम शिप कब्जा कर सकते हैं तो तुम्हारा भी कर सकते हैं। तो जो ये एस्केलेशन था, जिस लेवल पर पहुंच गया था कि वहां से कुछ भी हो सकता था, ये बड़ा खतरनाक था। अगर वहां गोली चल जाती, कोई थोड़ा बहुत भी हो जाता, या किसी कोस्ट गार्ड की शिप से या किसी भी सर्वेलेंस के प्लेन से, खैर इनसे तो नहीं हो सकता, लेकिन मान लीजिए न्यूक्लियर पावर सबमरीन से नीचे चल रही थी, अगर वहां से कहीं से भी कुछ थोड़ा बहुत चल जाता, तो आप सोचिए अटलांटिक महासागर में एक नया तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो सकता था। उस लेवल का एस्केलेशन था ये। और अब जितने और सारे कंट्रीज हैं वो भी अब सीरियसली लेंगे डोनाल्ड ट्रंप को। ये कम से कम वो ये कहना चाहता है मुझे सीरियसली लो। और उसने अपना एक थ्रेशोल्ड इतना हाई कर दिया है, वो चेक कर रहा था कि रशिया मुझे कहां तक जवाब दे सकता है। अच्छा यहां तक दे सकता है, यहां तक नहीं, यहां भी नहीं दिया, अच्छा यहां भी नहीं दिया, तो कम से कम वो इस लेवल तक अब रशिया के साथ एंगेज हो सकता है।
तो जो पूरा का पूरा एक घटनाक्रम हुआ बेला वन को लेकर, बहुत अब स्पेकुलेशन ये है, अब सवाल ये है कि इसके अंदर था क्या। अब बहुत लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये ईरान से कोई एनरिच्ड यूरेनियम जैसी चीज लेकर निकला हो, क्योंकि अब ये खतरा है। और देखिए डोनाल्ड ट्रंप को आप कम से कम इस तरीके से तो थोड़ा थोड़ा प्रेडिक्ट कर सकते हैं 2-4% कि वो वीकेंड के बाद ही हमला करता है किसी के ऊपर, क्योंकि ईरान पे पिछली बार हुआ था तो भी सैटरडे संडे था, वेनेजुएला का ऑपरेशन हुआ तो भी सैटरडे संडे है। कारण शेयर मार्केट में पहले से ही पोजीशंस होल्ड करके रख ली होती हैं, क्योंकि उसे तो पता है अब मैं सैटरडे या संडे या फ्राइडे शाम को कुछ ना कुछ कार्यक्रम करने वाला हूं, उस हिसाब से मार्केट में वो पोजीशंस होल्ड करके रखवा लेता है अपने लोगों को, ताकि उसके बाद जो रिएक्शन आए उससे वो स्टॉक मार्केट से फायदा उठा सके। तो अब सवाल ये है कि जो नेक्स्ट वीकेंड आने वाला है उससे पहले पहले बहुत सारी चीजें मूव हो रही हैं, तो क्या इसमें एनरिच्ड यूरेनियम जैसी कोई चीजें थी, ये भी सवाल उठ रहा है। और सवाल यह भी उठ रहा है कि क्योंकि जो यूके का सिक्योरिटी मिनिस्टर है, एक्स फॉर्मर सिक्योरिटी मिनिस्टर है, टॉम करके कुछ नाम है, तो उन्होंने कहा कि संभवतः बहुत सारा गोल्ड ईरान से भी हटाया जा रहा है रशिया के द्वारा, कि भैया वहां से फटाफट हटाओ और अपना कहीं सिक्योर जगह रख लीजिए। लेकिन एक दूसरी घटना होती है, जो वेनेजुएला है उसकी वॉल्ट में लगभग 850 टन चांदी रखी होती है, लेकिन 24 दिसंबर की सुबह 2:47 पर रशियन एंटोनोव कार्गो प्लेन्स होते हैं वो वहां से उड़ते हैं, और खबर यह है कि जो वेनेजुएला की वॉल्ट थी उसमें से 847 टन चांदी लगभग 11 फ्लाइट्स के अंदर रखकर रशिया और चाइना की तरफ उड़ गए। यानी जब वो प्लेन वहां लैंड हुए उसके मात्र 47 मिनट के अंदर 847 टन सोना उनके अंदर लोड किया गया फटाफट। और वहां से उनके ट्रांसपॉन्डर पे ये था कि वो मियामी की तरफ उड़ने वाले हैं, अमेरिका की तरफ, वहां से वो उड़ते हैं ताकि किसी को शक ना हो। और बीच रास्ते में वो अपना रास्ता बदलते हैं और वो सीधा का सीधा या तो रशिया चले जाते हैं या चाइना चले जाते हैं। और किसी को निश्चित तौर पर इस चीज का पता था कि ये होने वाला है, क्योंकि क्रिसमस की छुट्टी थी। तो लोगों ने क्या किया, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे जिन्हें अंदर की जानकारी थी, और ध्यान दीजिएगा ये वेनेजुएला की टोटल सिल्वर सप्लाई का साल का 15% से ज्यादा है। उसकी वोल्ट में जब अमेरिका वहां पहुंचा तो उसके खजाने में मात्र 3 टन चांदी मिली, बाकी 847 साफ हो गई। और ये 11 प्लेन लेकर उड़ गए, और किसी को निश्चित तौर पर यह जानकारी थी कि भैया ऐसा है कि ये चांदी गायब होने वाली है, और जिसकी वजह से चांदी की शॉर्टेज होने वाली है और चांदी के रेट बढ़ने वाले हैं। इसलिए शेयर मार्केट, कमोडिटी मार्केट में जो फ्यूचर्स का मार्केट होता है, यानी भविष्य पे आप जब स्पेकुलेशन करते हैं, तो वहां पर उन्होंने ऑलरेडी ये कहा हुआ, स्पेकुलेट किया हुआ था कि चांदी के रेट बढ़ने वाले हैं। उन्होंने 3 थ्रेशोल्ड बनाए, $73, $77 और $82, और तीनों हिट हुए। और जिसने भी ये स्पेकुलेशन लगाए थे सबको फायदा हुआ। इसका मतलब पता था कि वहां से चांदी गायब हुई है, 11 प्लेन में उड़ी है, चाइना पहुंची है और रशिया पहुंची है, और संभवतः अब इंटरनेशनल मार्केट में वो कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि ये देश उन्हें अपने रिजर्व में रखेंगे, अपने लिए इस्तेमाल करेंगे, अपने ईवीज में लगाएंगे, अपने सोलर पैनल में लगाएंगे, अपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में लगाएंगे, अपने रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए लगाएंगे। वहां पर अब वो सेफ हो गया है, और वही कार्यक्रम ईरान से चल रहा है। वहां से भी वो सोना या तो रशिया जा रहा है, संभवतः अभी तक तो रशिया की जानकारी है कि रशिया वहां से भी अपना सारा कार्यक्रम खाली कर रहा है, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट वीकेंड तक कुछ ना कुछ कार्यक्रम हो जाए। लेकिन जो ये चांदी गायब हुई है, ये हुई है 24 दिसंबर सुबह 2:47। साथ ही जो ये शिप है ये भी उस वेनेजुएलन कोस्ट से 24 दिसंबर को ही चली है। तो अब सवाल यह है कि क्या वेनेजुएला का कोई और ऐसा सामान था, क्या गोल्ड था कि सिल्वर था या कुछ और इंपॉर्टेंट प्रीशियस मेटल था या कुछ और सामान था जो वहां से चला है, जिसकी वजह से अमेरिका उसे पकड़ने के लिए पीछे पीछे था, और जिसकी वजह से रशिया उसे बचाने के लिए लालायित था कि अपने वहां पर न्यूक्लियर सबमरीन उतार दिए गए, और उसके अलावा बहुत सारे जंगी जहाज और बहुत सब कुछ उसके पीछे लगा दिया, कि मतलब पूरी की पूरी 2 नेवियां आमने सामने आ गई। ऐसा क्या था उस प्रीशियस सामान उसके अंदर?
तो लोगों का अपना अपना स्पेकुलेशन है, डेट क्योंकि कोइंसाइड हो रही है तो संभव है कि गोल्ड या सिल्वर का एक बड़ा रिजर्व हो सकता है जो वेनेजुएला से ट्रांसफर करना चाह रहा हो रशिया, वो सीज कर लिया है अमेरिका ने। और संभवतः क्योंकि ये ईरान से आई है, लेकिन उसकी संभावना इसलिए कम है, अगर ईरान से आई होती तो भैया सीधा चली जाती रशिया, या दूसरा रास्ता ले सकती थी कि हो सकता है कि न्यूक्लियर एनरिच्ड जो मटेरियल है उसको वहां से हटाने का प्रयास किया गया हो, लेकिन उसकी संभावना कम है। संभावना इसकी ज्यादा है कि कोई ना कोई प्रीशियस मेटल था, कोई ना कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज थी जो वेनेजुएला से हटाकर रशिया की तरफ ले जाई जा रही थी, जिसकी जानकारी अमेरिका को पड़ी और बीच रास्ते में इसको सीज किया गया। और शायद ये जानकारी कभी सामने आ भी ना पाए, आए तो बहुत समय बाद आए, जो भी होगा। लेकिन जिस तरीके से चूहे बिल्ली का ये खेल अटलांटिक महासागर में चला, अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता तो चीजें यहां से एस्केलेट हो सकती थी, और ये एक नए जो वर्ल्ड ऑर्डर सेट हो रहा है ना धीरे धीरे, कभी वेनेजुएला के नाम पर, कभी ग्रीनलैंड के नाम पर, कभी ईरान के नाम पर, और ये जो घटना हुई है ये भी एक मैसेज देगा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कि भैया बैलेंस ऑफ पावर फिलहाल किस तरफ टिल्ट हो रहा है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण घटना थी, और एक और महत्वपूर्ण घटना हुई, और दोनों एक डेट पे कोइंसाइड कर रहे हैं, एक पॉइंट ऑफ ओरिजिन दोनों का एक है, इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि उस शिप के अंदर क्या था। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या अब रशिया और चाइना अपने साथियों को बीच में छोड़ने वाले हैं और सोच रहे हैं कि चलो इनका सोना चांदी अपने यहां रख लिया जाए। क्योंकि खबर तो ये भी आई कि खामेनेई भी रशिया में अपने लिए एक सेफ हेवन ढूंढ रहा है, जैसे असद जो सीरिया वाला था उसने ढूंढा था। तो यहां से चीजें कहां जाएंगी, क्या होगा, कैसे होगा, जो भी डेवलपमेंट होगा वो आपके साथ लेके आता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।